Assalamualaikum to all of you. Welcome to my channel CSS Forum. जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर में आज जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो है हाइड्रोस्फीयर, पानी किस किस स्टेट में आपकी प्लैनेट के अंदर मौजूद है और उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ वाटर की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका जो आपका इन्वायरमेंट है वो चार मेन कंपोनेंट पे जो है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट वन एटमॉस्फेयर, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज हम जो है वो हाइड्रोस्फीयर को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर इज़ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट। इसका मतलब है आपके प्लैनेट में जिस जिस स्टेट में वाटर मौजूद है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। आपके प्लैनेट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो पानी जो है वो किस किस स्टेट में मौजूद है। अगर आप सरफेस की बात करें ऑन द सरफेस तो आपके ओशियंस हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए। अगर आप अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो उसमें जो आपके अंडरग्राउंड वाटर्स हैं, जैसे आपके वेल्स हैं, उसके अंदर जो पानी होता है। देन अगर आप एयर की बात करें तो उसमें आपके फोग्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जो एम्बियंट होता है उसके अंदर भी पानी मॉइस्चर की सूरत में मौजूद होता है। अगर आप फॉर इंस्टेंस पानी का ग्लास रखते हैं तो उसकी सराउंडिंग में जो है वो पानी कंडेंस हो जाता है, वो आपके एटमॉस्फेयर का वाटर होता है। इट्स मीन कि आपकी हवा के अंदर भी पानी जो है वो एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर की सूरत में मौजूद होता है। देन जो आपका सरफेस वाटर है वो एक तो किस किस स्टेट में, एक तो लिक्विड फॉर्म में, दूसरा फ्रोज़न फॉर्म में। जैसे आपके ओशियंस हैं, इस फ्रोज़न फॉर्म के लिए एक सेपरेट नाम जो है वो एवरीडे साइंस में यूज़ किया जाता है, वो है क्रायोस्फीयर। ये टर्म्स जो हैं ये आपको याद रखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो आपके MCQs में पूछ ली जाती हैं। अब ये पानी जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई हुई है। अगर आप अर्थ की टोटल कॉम्पोजिशन देखें पानी की तो वो है 97% आपका सॉल्ट वाटर है जो पीने के काबिल नहीं है, और आपका 3% फ्रेश वाटर है। इट्स मीन कि आपका जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर आपकी प्रोपोर्शन है वो सॉल्ट वाटर है। इसीलिए दुनिया जो है वो अब जो है वो डीसॉलिनेशन की तरफ जा रही है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम सॉल्ट जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी के अंदर से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, बाकी जो 3% आपका फ्रेश वाटर, अगर उसकी कॉम्पोजिशन को देखें हम तो उसमें से सिर्फ 7% आपका जो है वो जो 70% जो है वो आपका ग्लेशियर्स की फॉर्म में है और आइस कैप की फॉर्म में है, और सिर्फ 30% आपका ग्राउंड वाटर है। इट्स मीन कि जो आपका मेन जो प्रोपोर्शन है फ्रेश वाटर का वो आपकी ग्लेशियर्स और आइस की फॉर्म में है। तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, तो ये हमारे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अच्छा साइन है। देन आपका जो 30% ग्राउंड वाटर है, ठीक है, फिर उसका जो है वो 0.3% सरफेस वाटर है। ये सरफेस वाटर वो होता है आपका जो आपकी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, स्वैम्स हैं। इट्स मीन कि सरफेस वाटर जो है वो कितना ज़्यादा आपके लिए अहम है, उसकी प्रोपोर्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो शोर मचाया जा रहा है कि डैम्स बनाए जाएं, ये वाकई ज़रूरी है क्योंकि आपका सरफेस वाटर बहुत कम है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना कम आपका सरफेस वाटर है, ठीक है, और आपका फ्रेश वाटर भी कम है, तो फिर किस तरह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं? जो है ये सवाल का जवाब आपको वाटर साइकिल देती है। किस तरह से कि पानी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और हमारी जो ये जो रीजन है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, इसके अंदर रीसर्कुलेट करता रहता है। किस तरह से कि सन से आपकी हीट आती है, ये पानी को एवापोरेट करती है। एवापोरेट जब पानी होता है तो वो फिर जो है वो क्लाउड्स की फॉर्म में हमारे एम्बियंट में एग्जिस्ट करता है। फिर यही क्लाउड्स जो हैं ये पानी जो है वो रेन की सूरत में और बर्फ़बारी की सूरत में, स्नोफॉल की सूरत में हमें वापस दे देते हैं। इट्स मीन कि यही पानी जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, और फिर ये हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं या फिर हमारी आइस कैप्स होती हैं, जो बर्फ़ जो है वो जम जाती है, ठीक है, ये फिर पानी बन के
इसी तरह से हमारी वापस रिवर्स में आ जाती है, हमारी स्ट्रीम्स में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक है एवापोरेशन। एवापोरेशन कहते हैं जो आपकी लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड स्टेट है, उसका गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को आपका एवापोरेशन कहते हैं। देन आपकी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? आपकी गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो है वो आने के प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा वाटर साइकिल है। इस वाटर साइकिल की इम्पोर्टेंस मैं आपको पहले भी एक पॉइंट बता चुका हूँ कि ये जो है वो हमारा पानी सर्कुलेट करता रहता है, रीसर्कुलेट करता रहता है। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, वो ये है कि जब पानी यहाँ से एवेपोरेट होता है तो ये अपनी इम्प्योरिटीज़ को यहीं छोड़ देता है और बदले में सिर्फ और सिर्फ पानी जो है वो एवेपोरेट होकर हवा में जाता है। यानी जो पानी वापस हमारे पास कंडेंसेशन के बाद आता है वो वाटर प्योर होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू वाटर प्योरिफिकेशन हो जाती है। देन जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया कि जब यहाँ से आइस मेल्ट होती हैं तो ये पानी बनकर हमारे रिवर्स में, हमारे स्ट्रीम्स में आता है। तो ये जब पानी फ्लो करता हुआ आता है तो ये पहाड़ों से अपने साथ मिनरल्स लेकर आता है। इसीलिए कहते हैं कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे जो पानी के चश्मे बह रहे होते हैं उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। अगर आप उसको पियेंगे तो आपको बाकायदा तौर पर उसका टेस्ट फील होगा। तो ये एक तो मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर काम आता है, ये जो हमारा वाटर साइकिल है ये हेल्प करता है। सेकंड, वाटर प्योरिफिकेशन के तौर पर, फिर टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। एवेपोरेशन जो है ये जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है। जब एवेपोरेशन होती है तो वो एटमॉस्फेयर से हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर कम होता है। इसी तरह कंडेंसेशन जो है वो इसका इन्वर्स है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन भी होती है जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो उसको जो स्टेबलाइज करने में आसानी होती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन जो है वो क्या चीज़ है। अगर आप गौर करें तो आपकी जो है पानी जो है उसमें किसी भी किस्म का अगर चेंज आप फिज़िकल, बायोलॉजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसका कोई ऐसा चेंज जिसकी वजह से डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो ये आपका जो है वो वाटर पोल्यूशन है। इट मीन एनी चेंज इन फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर दैट विल हैव अ डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन लिविंग थिंग्स। ठीक है जी, तो ये आपकी वाटर पोल्यूशन है। अगर मैं आसान ज़ुबान में समझाऊँ तो जो आपका पानी होता है, जैसे जो आपके गली मोहल्ले में पानी जो है वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाती है। तो ये वाटर पोल्यूशन का एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर आप देखें तो लिविंग वाटर के, अगर आपको पोल्यूशन को समझना है तो उससे पहले आपको स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए कि लिविंग वाटर के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर आप स्टैंडर्ड्स देखें तो लिविंग वाटर का जो कलर है वो 15 TCU से कम होना चाहिए। अब TCU क्या है? ये कलर यूनिट है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है, जैसे आपकी मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है, इसी तरह TCU कलर यूनिट है। ये कलर की मेजरमेंट करता है कि कलर जो है वो किस डिग्री में है। ठीक है, नंबर्स उसके साथ साथ वेरी करते जाते हैं। देन टेस्ट जो है पानी का, वो वैसे तो टेस्ट लेस होना चाहिए जो पानी है, लेकिन ये है कि नॉन ऑब्जेक्टेबल या एक्सेप्टेबल है जो है वो WHO की तरफ से। देन ओडोर जो है वो ओडोर लेस होना चाहिए। ठीक है, पानी। इसके अलावा टर्बिडिटी कहते हैं कि पानी के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और वो जो है वो बाकायदा नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर पानी ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होंगे, तो उसकी NTU कम होगी। NTU अगेन जो है वो एक टर्बिडिटी यूनिट है। ठीक है, तो ये जो है वो 5 से कम होनी चाहिए, यानी कि पानी के अंदर जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल कम से कम होने चाहिए। ठीक है, देन टोटल हार्डनेस है। हार्डनेस जो है वो आपके जो कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह है, ये जो आपका ग्रुप होता है +2 वाला, ये इनकी जो अमाउंट होती है वो हार्डनेस कहलाती है पानी के अंदर। तो आपका जो है वो हार्डनेस भी 500 mg/लीटर से कम होनी चाहिए। देन आपकी TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, वो 1000 से कम होना चाहिए। ठीक है, देन pH है। pH जो है वो आपको पता होगा, ये अल्कलैनिटी और एसिडिटी जो है वो मेजर करती है। 7 से कम अगर होगा तो वो एसिड होगा, और अगर जो है वो 7 से ज़्यादा होगा तो वो आपका बेसिक होगा, लिक्विड जो भी होगा। तो ये जो है न्यूट्रल होना चाहिए। 6.5 से 8.5 जो है वो इसकी लिमिट दी हुई है। देन हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है ऑर्गेनिक मैटर्स। आपके ये ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो किस तरह से पानी में शामिल होते हैं। आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ होते हैं और ये केमिकल्स की सूरत में जो है वो डिफरेंट रॉ मटेरियल में यूटिलाइज होते हैं, चाहे वो डाइज़ हों, पिगमेंट्स हों, और फिर वो पानी के साथ जो है वो आपके एम्बियंट में शामिल हो जाते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है, ये जो है वो बहुत मेजर एक प्राइमरी सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर्स का वाटर पोल्यूशन के अंदर। और इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी डिप्लेशन हो जाती है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की डिप्लेशन होगी तो ये ऑक्सीजन जो है ये पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सपोर्ट करता है। जब ये ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसके बाद जो है वो आपके पैथोजेंस एंड माइक्रोबियल कंटेनमेंट्स हैं। आपके पैथोजेंस क्या होते हैं? आपके वो वायरस या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। तो आपके ये जो पैथोजेंस होते हैं ये भी डोमेस्टिक सेवेज से आपके, और जो है वो केटल जो आपकी होते हैं एनिमल के, उससे जो है ये फैलते हैं और ये फिर जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाते हैं। और फिर साथ ही साथ आपका ड्रिंकिंग वाटर भी कंटेमिनेंट हो जाता है और फिर जो है डायरिया जैसी डिजीज़ आपको होने का ख़दशा होता है। देन जो है वो एसिड एंड अल्कली मटेरियल्स हैं, ये जिसे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक मैटर्स किस तरह से आपके जो है वो वाटर के अंदर शामिल होते हैं। इंडस्ट्रीज इसका मेजर प्राइमरी सोर्स है और इसी तरह से आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी जो है वो आपके इंडस्ट्री से शामिल होते हैं। ये किस तरह से शामिल होते हैं कि जो इंडस्ट्री का जो आपका जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यूजुअली ये जो है वो आपके जो फ्यूम्स होते हैं आपके स्टेक से जो बाहर आते हैं, ठीक है, ये उनमें शामिल होते हैं और फिर ये इन्वायरमेंट में जो पानी होता है उसके साथ मिल के जो है वो नॉक्स और सॉक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका वाटर पोल्यूशन होता है। देन जो है वो इसकी वजह से होता क्या है, आपकी जो लेक्स और स्ट्रीम्स हैं वो एसिडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो आपकी ये भी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको इम्पैक्ट करता है। देन आपके हैवी मेटल्स हैं जो आपके इंडस्ट्रीज़ और माइनिंग साइट से आते हैं, ठीक है, और इसका इफेक्ट भी जो है वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है, बहुत प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे बताने की कि ये जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं, ये आपके फ़िश के जो आपके शेल होते हैं उसके ऊपर, आपकी शेल फिश और फिश के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर एक्यूमुलेट कर जाते हैं। दैन जब आप फ़िश वगैरह को यूज़ करते हैं तो वो जो है वो आपके जो है वो बॉडी के अंदर शामिल होने का एक ख़दशा होता है, ठीक है। ये इसकी जो है वो सिंबल्स भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से होते हैं। अच्छा, देन आपके टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, देन आपके थर्मल्स हैं। ये आप आराम से सुकून से पढ़िएगा, इसमें एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा वेल डिफाइन दी हुई है। देन आप देखते हैं कि आपकी जो वाटर पोल्यूशन है उसको किस तरह से इरेडिकेट किया जा सकता है। तो द फर्स्ट मेजर थिंग क्या है कि जी आपके इन्वायरमेंट में जो है वो कहाँ से आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, जो वाटर पोल्यूशन हो रही है उसकी मेजर जो जगह है वो है आपकी इंडस्ट्रीज़। आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर ट्रीटमेंट यूनिट लगाएं, आपके टेक्सटाइल के अंदर जो पानी बाहर जा रहा है आपके यूनिट से वो ट्रीटमेंट के बाद जाए, ताकि वो पानी जो है वो बाहर जाके वाटर पोल्यूशन ना फैलाए। पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो आपके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है आपके वाटर पोल्यूशन में। देन आपकी एक और सजेशन है कि आप रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप जो है दुनिया जो है वो सोलर एनर्जी की तरफ जा रही है, तो यू नीड टू फोकस्ड ऑन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे आपके सोलर हैं, आपकी विंड हैं, आपके हाइड्रो टर्बाइंस हैं। तो ये जो है वो कंपैरेटिवली कम जो है वो आपकी पोल्यूशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल पावर प्लांट हो गए, ठीक है। या इसके अलावा जो है इवन अगर आपका जो फर्नेस ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ किए जाएँ। देन इसके साथ यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि आपके इंडस्ट्री के एंड पॉइंट पे लगाई जा सकते हैं। इट्स मीन कि
यहाँ पे जो आपके ये जो है ये फ्यूम्स कहलाते हैं, ठीक है, जो स्टेक से बाहर आ रहा है। अगर इसको बाहर निकालने से पहले आप ट्रीट कर दें, यहाँ पे एक यूनिट लगा दें डी सॉक्स का। इंडस्ट्री में डी सॉक्स और डी नॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से अच्छा डी नॉक्स और डी सॉक्स इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी जो एसिड रेन का फिनोमेना है इसको बढ़ाते हैं। एसिड रेन क्या होती है, आपके नॉक्स एंड सॉक्स जो है वो एनवायरनमेंट में जाते हैं, यहाँ एनवायरनमेंट में जो पानी होता है उससे मिलके ये हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो रेन के थ्रू जो है वो वापस फिर ज़मीन में आता है और फिर ये पानी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे एसिड की अमाउंट को बढ़ाता चला जाता है। तो एसिड रेन को जो है वो इस तरह से कम किया जा सकता है अगर आप डी नॉक्स या डी सॉक्स वगैरह यूटिलाइज कर लें, इंस्टॉल कर लें। देन रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का आपको पता है कि ये बहुत देर से जो है वो डिज़ोल्व होता है, तो ये एक मेजर इंग्रेडिएंट है जो कि 21st सेंचुरी में वाटर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है। देन यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली केमिकल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल यूज़ किए जाएँ वो इको फ्रेंडली हों। फॉर इंस्टेंस हम घरों में जो है वो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो कूलिंग आपकी गैसेस होती हैं या आपके एसी के अंदर जो गैसेस होती हैं वो CFC गैसेस होती हैं जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। तो अगर आप उसके बजाय जो है वो इको फ्रेंडली गैसेस यूज़ करें तो फिर पोल्यूशन को एरेडिकेट किया जा सकता है। देन आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है कि आपने जो है वो एसिड रेन को डिफ़ाइन करना है, उसके रेपरकशंस बताने हैं एनवायरनमेंट के ऊपर और साथ ही साथ आपके डिवास्टेटिंग फिनोमेना को किस तरह रोका जा सकता है इसके ऊपर आपने बात करनी है। आज के लेक्चर में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।